नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री 2022 सेक्शनल टेस्ट नंबर 11 पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत फुल हिस्ट्री यानी कि एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा टेलीग्राम चैनल चलाए जा रहे हैं, जिसमें से जो कुछ का चैनल है वो कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पर पीसीएस की परीक्षा के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हमारे द्वारा रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिनको आप सॉल्व करके अपने रिवीजन को इफेक्टिव वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पीड ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप्स जो है पीसीएस की सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करते हैं। इनको ज्वाइन करने के बाद आपको आपकी तैयारी से रिलेटेड सभी पीडीएफ, नोट्स और लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इन ग्रुप के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि किसने समाचार पत्र सुधारक का प्रकाशन किया था और ये पत्र कब प्रकाशित किया गया था। तो देखिए 1888 में जो गोपाल गणेश आगरकर हैं, उनके द्वारा सुधारक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो जो आपका प्रश्न का आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम जान लेते हैं। गोपाल गणेश आगरकर फाउंडर ऑफ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा फर्ग्यूसन कॉलेज के को फाउंडर के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये केसरी के फर्स्ट एडिटर भी रहे थे। एक काफी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। इनके बारे में ये सभी फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाचार पत्र वंदे मातरम कब प्रकाशित किया गया था? किसने वंदे मातरम का प्रकाशन किया था और ये किस भाषा का एक समाचार पत्र है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 1905 में अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र वंदे मातरम अरबिंदो घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। अरबिंदो घोष के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस के साथ अरबिंदो घोष का नाम जुड़ा हुआ है। 1910 तक ये भारतीय राजनीतिक पटल पर एक नेशनलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, किंतु 1910 के बाद इन्होंने पॉलिटिकल रास्ते को छोड़कर स्पिरिचुअल रास्ते की ओर अपना रुख कर लिया था और योगा पर इन्होंने काफी काम किया। ये एक फेमस इंडियन फिलोसफर भी हैं और स्वदेशी आंदोलन का जब भी नाम आएगा तो इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है कि निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र प्रबुद्ध भारत के विकास में भाग नहीं लिया था। और ये पूछा गया है कि प्रबुद्ध भारत कौन सी भाषा की मासिक पत्रिका थी। तो देखिए 1896 से जो है अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत जो है ये प्रिंट हो रही थी। ये भारत की सबसे लंबी चलने वाली एक इंग्लिश जर्नल है। इसकी मैं पिक्चर एक बार आपको दिखा देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि जो जीएस अय्यर हैं उन्होंने जो है इसके विकास में भाग नहीं लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अब हम इस मैगजीन की पिक्चर एक बार देख लेते हैं। तो देखिए प्रबुद्ध भारत की पिक्चर है, जहाँ पर लिखा गया है कि एक मंथली जर्नल है रामकृष्ण ऑर्डर की, उसको स्टार्ट किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896 में। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। किसके बारे में? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो सत्र जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया था, यानी कि 1909 में जब भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था और उसके बारे में चर्चा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनमें से गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहली है, ये 1909 में पारित किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। इसे सूरत में पारित किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए जो इसका ये बी ऑप्शन है ये गलत है, तो इसीलिए ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, इसको मार्ले मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ पर जब ये परिषद अधिनियम लाया गया तो जो केंद्रीय परिषद थी यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल थी और जो विधान परिषद थी यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनकी मेंबर्स की संख्या में काफी इजाफा कर दिया गया था। इसके अलावा बजट आदि पर प्रश्न पूछने की और भी ज्यादा विस्तारित पावर जो है दी गई थी। और ये जो 1909 का अधिनियम नहीं, ये 1909 का जो सेशन हुआ था, ये मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस सेशन के बारे में जब स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला है ये 1906 में पारित किया गया था, दूसरा है इसे कलकत्ता में पारित किया गया था, तीसरा इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, या फिर ये सारे ठीक है। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो इसकी अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये अधिवेशन या ये सेशन इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। इसके अलावा जो नरम दल और गरम दल, कांग्रेस के अंदर जो दो दल चल रहे थे, उनके बीच में जो मतभेद थे वो इस सेशन में खुलकर सामने आ गए थे। और इसके बाद अगले साल जब नेक्स्ट सेशन हुआ, जो कि 1907 का सूरत अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई थी। नरम दल और गरम दल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो नरम दल के लोग थे वो ये मानते थे कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे यहाँ पे गुड गवर्नेंस लेके आएंगे, उनको बस प्रार्थना पत्रों आदि के माध्यम से समझाने की जरूरत है। लेकिन जो गरम दल था जिसका जो प्रतिनिधित्व है वो तिलक कर रहे थे, इनका ये मानना था जब तक हम बॉयकॉट की नीति नहीं करेंगे, स्वदेशी नहीं अपनाएंगे और स्वतंत्रता की मांग नहीं करेंगे, तब तक जो है कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनके विजन और पॉलिसीज में लेके आपस में जो है डिफरेंस थे, और यह डिफरेंस इस लाहौर अधिवेशन में खुलकर सामने आ गए थे और 1907 में इनमें जो है फूट पड़ गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता, मद्रास और बंबई तीन विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए थे? और पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल या वायसराय के टाइम पर इन विश्वविद्यालयों की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। तो देखिए जो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है, वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे या फिर वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ये आपको बताना है। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग जिनका कार्यकाल था 1856 से लेकर 1857 के बीच का, ठीक है, और ये जब गवर्नर जनरल ही थे, ठीक है, तब इनके द्वारा इन विश्वविद्यालयों की जो है स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1857 में। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वहाबी आंदोलन और अम्बेला अभियान किस वायसराय से संबंधित है? तो देखिए वहाबी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन था जिसको लीडरशिप दी गई थी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के द्वारा। ये तौहीद यानी कि एकेश्वरवाद की जो है अवधारणा को स्वीकार करते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो लॉर्ड एल्गिन प्रथम थे, बेसिकली उनका संबंध है वहाबी आंदोलन और अम्बेला अभियान से। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, शासनकाल में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और अमृतसर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे ये आपको बताना है। तो देखिए, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर 1809 में जो है साइन किए गए थे। और गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसका कार्यकाल था 1807 से लेकर 1813 तक। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? 1799 में। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसने बॉम्बे क्रॉनिकल को प्रकाशित किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्र या पत्रिका थी। ठीक है, पूछा गया कि मैगजीन थी या न्यूज़पेपर था, और साथ में इसको पब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, 1910 में जो बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का न्यूज़पेपर था, इसको फिरोज शाह मेहता के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। वेल्लोर विद्रोह, 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह, 34 नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सही ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ। 47th नेटिव इन्फेंट्री जो थी ये 1824 में इसका विद्रोह हुआ। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह जो है 1844 में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंग्रेजी शासन काल में सिपाहियों के द्वारा एक बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर किया गया ये पहला विद्रोह था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह असम में, शोलापुर में विद्रोह, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह और 37वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह। पहले इनके ईयर जान लेते हैं। देखिए, जो ग्रेनेडियर है ये हुआ था 1825 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। शोलापुर वाला कब हुआ था? ये 1833 में हुआ था। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ये 1849 में हुआ था। और 37वां वाला जो है वो 1852 में हुआ था। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो बी निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह सबसे अंत में हुआ था? तो देखिए, इनके भी पहले हम ईयर जान लेते हैं। 66 वाला जो है ये 1850 में हुआ था। 47th वाला ये 1824 में हुआ था। 37वीं नेटिव इन्फेंट्री ये आपका 1852 में हुआ था। और जो आपकी 37वीं है, ठीक है, 34वीं वाला सॉरी जो है 1844 में हुआ था। और 37वां वाला जो है ये 1852 में हुआ था। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सबसे अंत में यही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह से संबंधित था? और निम्नलिखित में से कौन सन्यासी विद्रोह से संबंधित नहीं था? देखिए, सन्यासी विद्रोह को फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जो मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर वाला एरिया था वो इससे प्रभावित रहा था। बिहार और बंगाल वाला जो एरिया था, मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधराइन, ये कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसका विद्रोह का जो एक टाइमलाइन रही है वो रही है 1763 से 1800। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य के 3 जिलों में नागरिक विद्रोह हुए हैं और कौन सा जिला इससे प्रभावित नहीं रहा था? तो देखिए, 1781 में उत्तर प्रदेश के 3 जिले गोरखपुर, बस्ती और बहराइच, इसमें जो है विद्रोह हुए थे। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है डी वो जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, विद्रोह से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन जो है करना है। कौन सा है और किसके बारे में है? मो अमारिया का विद्रोह। ठीक है, तो देखिए ये 1769 से 1799 तक चला था। ठीक है, इसके बाद दामोदर सिंह इस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। असम और वर्तमान बांग्लादेश के कुछ हिस्से इस विद्रोह से प्रभावित थे। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वही गलत है, क्योंकि
जो कृष्ण नारायण है वो इसके महत्वपूर्ण नेता थे। यही आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस सेशन के बारे में जब कांग्रेस पार्टी चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी, गलत विकल्प का चयन जो है करना है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी, ये गलत है। 1907 में किया गया था, ये सही है। इसका आयोजन सूरत में किया गया था, ये भी ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया, देखिए जो नरम दल और गरम दल है, जिसको चरमपंथियों और नरमपंथियों यानी कि मॉडरेट्स और रेडिकल्स के बारे में भी जाना जाता है, इनमें जो है फूट पड़ गई थी। देखिए जो मॉडरेट्स थे वो सेटलमेंट में बिलीव करते थे और जो रेडिकल्स थे वो स्ट्राइक करने में, बायकॉट करने में बिलीव करते थे। जो मॉडरेट्स थे वो स्वराज का, स्वदेशी का विरोध करते थे, बट रेडिकल्स इसको सपोर्ट करते थे। इन्हीं कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस को लेकर इनमें फूट जो है पड़ गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, क्योंकि इस सेशन की जो अध्यक्षता थी, इसको जो चेयर किया था, वो रास बिहारी घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन गंजम और गुमसुर में हुए विद्रोह से संबंधित नहीं है? गंजम और गुमसुर में हुए विद्रोह से संबंधित है कौन से वाला क्षेत्र? तो देखिए जो गंजम है ये हुआ था 1800 में, और जो गुमसुर विद्रोह है ये 1935 से 1937 तक चला था। एरिया कौन सा इससे प्रभावित हुआ था? तो पूर्वी उड़ीसा। और कौन कौन लोग इससे रिलेटेड है? तो स्त्रीकर भंज, धन्य भंज और दुरा बिसाई। ठीक है, तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, क्योंकि धुंडिया बाग ये एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो है परल किमेडी विद्रोह से संबंधित गलत विकल्प का चयन जो है करना है। ये 1813 से 1834 तक चला था, ठीक है। नारायण देव और गजपति देव इसके महत्वपूर्ण नेता थे, ये भी ठीक है। इस विद्रोह से उड़ीसा राज्य प्रभावित हुआ था, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है लगाना है। कच्छ विद्रोह ये हुआ था 1819 में। बरेली का जो विद्रोह हुआ था ये 1816 में हुआ था। पाई का विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था 1817 में। अहोम विद्रोह ये हुआ था 1828 में। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ पुरातात्विक स्थल आपको दिए गए हैं और फिर उनकी अवस्थिति दी गई है, यानी कि लोकेशन दी गई है। तो इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को सही लोकेशन से आपको मिलाना है। बनावली कहाँ पर है? तो देखिए कालीबंगा, धोलावीरा, आलमगीरपुर, ये 4 साइट दी गई है। पहले हम मैप के जरिए इनको देख लेते हैं। मैप में खोल देती हूँ। देखिए लोकेशन देखते हैं, कहाँ पर है आपका धोलावीरा। तो यहाँ पर देखिए रन ऑफ कच्छ गुजरात में धोलावीरा है। इसके बाद देखिए ये राखीगढ़ी हरियाणा की एक इम्पोर्टेंट साइट है। इसके बाद देखिए ये है मोहनजोदारो, यहाँ पर कोट दीजती है। चहुंदरो यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हड़प्पा है वो ये है। मांडा यहाँ पर है, रोपड़ यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए तो कालीबंगा यहाँ पर है। और इसके बाद देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। तो जो आपका सूतकेंगान डोर है वो यहाँ पर है, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो आपका रहमान देहरी है तो वो यहाँ पर है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स है। इसके बाद जो लोथल है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स थी जिनकी जो है मैप के अंदर लोकेशन दी हुई है। इनका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर सेव करके रख सकते हैं। अब हम मैच द फॉलोइंग करते हैं अपने मैपिंग के हिसाब से। तो बनावली कहाँ पे है? ये हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक है। तो इसका ये मैच हो जाएगा। उसके बाद जो कालीबंगा है ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान का देखिए जो हनुमानगढ़ जिला है वहां से हो जाएगा। धोलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात के कच्छ जिले में। और आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि वही जो है सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन जो है करना है, ठीक है। तो क्या है? अभी मैंने आपको एक पुरातात्विक स्थल जो सूतकांगे डोर है वो मैप में भी दिखाया, उसी के बारे में जो है यहाँ पर
पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट है इसका उत्खनन 1927 में किया गया था। इसके बाद है कि इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। नेक्स्ट है कि यह दाश्क नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए इसका जो आंसर नंबर बी है, यानी कि इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था, यही गलत है, क्योंकि ऑरेल स्टाइन जो है उनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, इनके एग्जैक्वेशन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल सर्विस लीग के बारे में जो है पूछा गया है। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी ये पूछा है, और इनमें से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए जो सोशल सर्विस लीग थी, ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनके बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करने पर, उनके बारे में स्टडी करने पर और सोशल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने के लिए जो है स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1911 में बॉम्बे में। किसके द्वारा? श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। इसके बाद जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। किनके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सही विकल्प का चयन जो है करना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन लीग। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा, तो देखिए जो महादेव गोविंद रनाडे थे उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। इंडियन लीग जो है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो जो आंसर नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है। किसके बारे में? थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, तो जी नहीं, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना लंदन में हुई थी, तो नहीं, ये हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑकलॉट ने की थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है सिर्फ इंडिया में ही नहीं थी, ये वर्ल्ड वाइड थी। इंडिया में जो है ये 1875 में स्टैब्लिश हुई और इसका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास के अड़ियार में था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, और इसके बाद मोहम्मडन एग्लो लिटरेरी सोसाइटी और शारदा सदन। तो शारदा सदन देखिए 1889 में, इसके बाद जो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है तो ये 1887 में, और मोहम्मडन एग्लो लिटरेरी सोसाइटी ये 1863 में स्टैब्लिश हुए थे। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका भारत के बाहर प्रकाशित नहीं जो है किया गया था? इंडियन सोशोलॉजिस्ट, तलवार, ट्रिब्यून, फ्री इंडिया। तो देखिए जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट है ये लंदन से बेसिकली पब्लिश किया गया था। तलवार जो है वो बर्लिन से जो है पब्लिश किया गया था। ट्रिब्यून जो है वो तत्कालीन लाहौर जो है वहां से किया गया था, और फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर से। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला पासी और अहिर जातियों ने जो एका आंदोलन किया था उससे प्रभावित नहीं हुआ था? ठीक है, तो देखिए पासी और अहीर जातियों के द्वारा एका आंदोलन जो कि 1921 से लेके 22 के बीच चला, ठीक है, ये किया गया था। इससे प्रभावित जिले थे हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 वाला। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। किस बारे में? पाबना कृषि विद्रोह के बारे में। देखिए पाबना जो विद्रोह है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी शुरुआत 1873 में की गई थी, ये सही है। इसका नेतृत्व शाहचंद्र रॉय, शंभूपाल और खुदी मुल्ला ने किया था, ये भी ठीक है। इसे बीसी चटर्जी और आरसी दत्त ने समर्थन दिया था, ये भी ठीक है। इसकी शुरुआत बंगाल के मिदनापुर से की गई थी, तो ये देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी शुरुआत थी वो बेसिकली पबना जिला
पूर्वी बंगाल जो कि अब बांग्लादेश में है वहां से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उनमें से गलत विकल्प का चयन करना है। उसने दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्रा की समाप्ति की और जजिया कर को समाप्त किया। तो देखिए एंड ऑफ स्लेवरी प्रैक्टिसेस उसने किया कब? 1562 में। ठीक है। अबोलिशन ऑफ जो आपका पिलग्रिमेज टैक्स होता है वो किया, तो वो किया 1563 में। और अबोलिशन ऑफ जजिया टैक्स उसने किया तो 1564 में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एक्चुअली आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दास प्रथा का जो अंत किया है वही उसका ही ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया है, बाकी दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन जो है करना है। हंटर कमीशन, एचिसन आयोग और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन, ये ठीक है। एचिसन आयोग लॉर्ड डफरिन, ये भी ठीक है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड इससे संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यानी कि केवल थर्ड, वो आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। सार्जेंट आयोग, इलिंगिस्टन आयोग, सेटलर आयोग और हर्सल समिति। सार्जेंट आयोग 1944, इस्लिंगटन आयोग तो 1912, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसको सेडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है 1917 और हर्षल समिति 1893। ठीक है। तो आपका जो आंसर नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने जो है मेदिनी रॉय को हराया था? खानवा का युद्ध। देखिए खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध, तो इसमें बाबर ने मेदिनी रॉय को हराया था। और घाघरा का युद्ध, तो बाबर ने अफगानों को इसमें हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 33। ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। और पहला है खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। ये सारे के सारे जो वॉर हैं, बैटल्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। घाघरा की बैटल थी, ये 1529 ईस्वी में हुई थी। चौसा की बैटल 1539 में हुई थी और कन्नौज की बैटल 1540 में हुई थी। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत विकल्प बताना है। किसके बारे में? द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी, तो ये ठीक है। वनवासी कदम राजवंश की राजधानी थी, ये भी ठीक है। और धारा नगरी परमार राजवंश की राजधानी थी, तो ये भी ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा। ठीक है। क्या पूछा गया है कि ये किस वायसराय के शासनकाल में लागू किया गया था और इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र क्या निर्धारित कर दी गई थी? तो जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ये लॉर्ड लेंसडाउन जो कि वायसराय थे उनके द्वारा 1891 में लाया गया था और इनके द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गलत विकल्प का चयन आपको करना है किसके बारे में? तायूनी आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है। तो देखिए इसका जो नेतृत्व है वो करामत अली जौनपुरी ने किया था, ये ठीक है। इसकी शुरुआत 1836 में की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी शुरुआत 1839 में की गई थी। ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत ढाका से की गई थी, तो ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तायूनी आंदोलन है उससे संबंधित गलत विकल्प का चयन जो है आपको करना है। ठीक है। इसका नेतृत्व मौलाना शिवली नुमानी ने किया था, तो ये ऑप्शन ठीक है। ये 1894 से 95 तक चला था, ये भी ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत लखनऊ से की गई थी, ये भी ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको एक सीरियल नंबर दिया गया है और यहाँ पे जो है तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं, जैन तीर्थंकर जो होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन से तीर्थंकर किस नंबर के थे। ठीक है।
सुमतिनाथ ये जो है 5वें नंबर पे थे, ठीक है। शीतलनाथ ये 8वें नंबर के थे, ठीक है। उसके बाद पदम प्रभुनाथ ये जो है 6वें नंबर के थे, और शिव पार्श्वनाथ ये 7वें नंबर के हो जाएंगे। तो सही विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा है? ए 5वें नंबर पे जो सुमतिनाथ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। इसमें पूछा गया है कि जो राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल के दौरान किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। एक पूछा गया है कि चोल वंश के शासनकाल के दौरान किस मंदिर का निर्माण करा गया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जो राष्ट्रकूट राजवंश है उनके द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा चोल राजवंश के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगेन दो ऑप्शन जो कि हजार स्तंभ का मंदिर और रामप्पा मंदिर है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो हजार स्तंभ या हजार खंबा मंदिर है, इसको काकतीय राजवंश के द्वारा जो है बनाया गया था। जो रामप्पा मंदिर है इसको अगेन काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया था। काकतीय राजवंश पिछले साल काफी न्यूज में रहा था, तो ये एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है। अमोघ वर्ष ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ललितादित्य ने परिहासपुर शहर की स्थापना की थी, उदयन ने मान्यखेत शहर की स्थापना की थी। तो देखिए जो मान्यखेत है इसकी स्थापना जो है अमोघ वर्ष ने की थी। परिहासपुर जो है इसकी स्थापना ललितादित्य ने की थी, ठीक है। और जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना उदयन ने की थी, है ना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, क्योंकि सही विकल्प पूछा गया तो वो केवल दूसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट क्वेश्चन। जो है फिर से पूछा गया है जो चोल साम्राज्य है, मैप जो है हम इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि कुछ टर्म्स दी गई हैं, उन टर्म्स का क्या मीनिंग है आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए टर्म्स के जो मीनिंग है ना, मिडावल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री में खासकर ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जो कम्मन छेरी है ये शिल्पकारों के रिहायशी आवास होते थे, ठीक है। तो कृषि नहीं, शिल्पकारों के रिहायशी आवास होते थे। फिर पराई छेरी, तो ये कृषि श्रमिकों के रिहायशी आवास होते थे, यानी कि रेसिडेंशियल जो क्वार्टर होते थे वो किनके होते थे? बेसिकली तो फार्मर्स के होते थे, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि जो इरी पत्तानन है, ठीक है, वो संरक्षित व्यापारिक कस्बे यानी कि रेसिडेंशियल क्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर, ये गलत हो जाएगा, बल्कि क्या होते थे? प्रोटेक्टेड मर्चेंटाइल टाउन्स होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि केवल डी जो है ये सही हो जाएगा। एक बार हम चोल साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी रेड कलर से मार्क किया गया है ये बेसिकली चोला टेरिटरीज है, यानी कि जो डायरेक्ट चोल इन्फ्लुएंस में आती थी ये वो है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो येलो कलर में दिखाया गया है वो बेसिकली जो चोल थे उनके इन्फ्लुएंस में आने वाली टेरिटरी है, ठीक है। तो बेसिकली साउथ इंडिया में रूल करने वाली एक डायनेसिटी थी, और लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी इसको माना जाता है। बेसिकली इनके बारे में जो पहला इंस्क्रिप्शन हमारी हिस्ट्री में मिलता है तो वो 3rd सेंचुरी बीसी का अशोका के टाइम का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें ना सिर्फ चोल के बारे में बल्कि चेर और पांड्या के बारे में भी बताया हुआ था, ठीक है। तो चोल साम्राज्य के बारे में देखिए ये हमने बेसिक डिटेल जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है वो चोल डायनेसिटी से रिलेटेड ही है, तो उसको हम देख लेते हैं। विकल्प का चयन करना है। कुछ स्टेटमेंट या कुछ वर्ड्स आपको जो है चोल साम्राज्य के बारे में दिए गए हैं। वेल्लालर किसको कहा जाता है? कयंदई यार किसको कहा जाता है? उलूकुड़ी किसको कहा जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो जो वेल्लालर है वो खेती करने वाला समूह जो है इसको कहा जाता है।
कयन्यू दैयार, ये जो भूमि के मालिक किसान होते हैं उनको कहा जाता था, और जो उलूकुड़ी थे वो किराए के मकानों को कहा जाता था। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चोल राजवंश से है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम वीर राजेंद्र की बात करें तो इन्होंने करीब 1063 से लेके 1067 तक राज जो है किया था, ठीक है। उसके बाद अथी राजेंद्र जो है तो ये 1067 से लेकर ये 1070 तक रहे थे, ठीक है। जो कोलांतुंग प्रथम थे तो ये 1070 से लेकर 1122 तक रहे थे, और उसके बाद जो राजेंद्र द्वितीय थे तो ये 1054 से लेकर 1063 तक रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनका मैप मैंने आपको दिखा दिया और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए जो है आपको कुछ फैक्ट्स भी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 44 कि किस शासक को जमकोंडा चोल, विजय राजेंद्र चोल, यनाई मेल थुजीना देवर जैसी उपाधियां दी गई हैं। तो देखिए जो राजा धीराज थे जिन्होंने 1044 से लेकर 1052 तक रूल किया था, इनको ये उपाधियां दी गई हैं, ठीक है। जो इन्हें जो है विजय राजेंद्र चोल यानी कि विजयी राजेंद्र चोल के रूप में भी जाना जाता है, और क्योंकि इनकी मृत्यु इस तरीके से हुई थी तो इस वजह से इनको यनाई मेल थुजीना देवर कहा जाता है। इसका मतलब होता है हाथी पर सवार राजा जो मारा गया, ठीक है। तो जिस हिसाब से इनकी डेथ हुई थी उस हिसाब से एक जो है इनका नाम रख दिया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 44 का ये हो जाएगा सी आंसर, राजा धीराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 45 क्वेश्चन कि सही विकल्प का चयन जो है आपको करना है, और किस बारे में करना है, चोल शासक जो राजेंद्र प्रथम थे उनसे संबंधित है, ठीक है। इन्होंने जो है शुंग मतवृता की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो बेसिकली शुंग मतवृता जो होती है इसका मतलब होता है करों को समाप्त करने वाला, तो ऐसा इन्होंने किया था, ये बिल्कुल ठीक है। इन्हें वेंगी के पूर्वी चालुक्यों को चोलों के साथ एकजुट करने का श्रेय जो है दिया जाता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उत्कृष्ट लेखक जो कंबन थे वो इनके दरबार में थे। देखिए जो कंबन थे इन्होंने तमिल रामायण लिखी है, यानी कि रामायण का तमिल संस्करण इनके द्वारा लिखा गया है, और वो भी इनके दरबार में ही थे। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो शासक राजेंद्र प्रथम थे इनके बारे में जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इन सारी स्टेटमेंट्स को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिर से है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आपको लगाना है किन किन को, परांतक द्वितीय, उत्तम चोल, ठीक है, अरुमोली वर्मन और राजेंद्र प्रथम। तो देखिए जो परांतक द्वितीय हैं जिनको सुंदरा चोल भी कहते हैं, ये थे 957 से लेके कब तक, 73 तक। उसके बाद जो उत्तम चोल थे ये थे 973 से लेकर 85 तक। उसके बाद जो अरुमोली वर्मन है जिनको राजराजा प्रथम भी बोलते हैं, ये थे आपके 985 से लेकर 104 तक, ठीक है, 1014 तक। और जो राजेंद्र प्रथम थे वो आपके 1014 से लेके 1044 तक थे। तो यहाँ से जो है हमारा आंसर निकल जाएगा, आंसर नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी उपाधि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को दी गई है। तो देखिए जो कांची और तंजाई के योद्धा, ये उपाधि जो है बेसिकली इनको दी गई है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में तकोल्लम का युद्ध जो है लड़ा गया था, और तकोल्लम का युद्ध कृष्ण तृतीय और किन के बीच में लड़ा गया था। तो देखिए जो तकोल्लम का युद्ध है ये बेसिकली राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और साथ में जो परांतक प्रथम थे इनके बीच में लड़ा गया था।
था, ठीक है। और ये लड़ा गया था कब? 1949 ईस्वी में, ठीक है। इसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने इनको पराजित कर दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने कांची और तंजाई के योद्धा की उपाधि इनको मिली थी। इसके अलावा कृष्ण तृतीय ने इस बैटल को जीतने के बाद जो है मधुरांतका यानी कि मदुरई के विध्वंसक और मदुरई कोंडा यानी कि मदुरई पर कब्जा करने वाली उपाधियां जीती थी। बेसिकली ये जो तकोलम का युद्ध था इसमें राष्ट्रकूट जीते थे और जो चोल प्रिंस थे उनकी डेथ हो गई थी और बेसिकली चोल राजवंश का जो है खात्मा हो गया था। और साथ में जो पांड्य और चेर ये दो अन्य राजवंश थे इन्होंने भी अपना सबमिशन कर दिया था। ये जो तकोलम का युद्ध है, बैटल है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है हिस्ट्री में, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस शासक ने जो है तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो देखिए जो राज राजा प्रथम है उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। उन्हीं के नाम पर इस वृद्धेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राज राजा को अरुमोली वर्मन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने जो शासन किया था वो 1985 से लेकर 104 ईस्वी तक किया था और इन्होंने जो मंदिर का निर्माण करवाया था तो वो 1010 ईस्वी में करवाया था। ये शिव को समर्पित एक मंदिर था और ये जो राजराजा प्रथम है इनका उल्लेख उल्लक लानदा पेरुमल अर्थात वो महान व्यक्ति जिसने पृथ्वी को मापा है उसके रूप में किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रकूट शासक, ठीक है, या राष्ट्रकूट राजवंश, उसके जो शासक हैं उनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहले हम जो है राष्ट्रकूट जो राजवंश है इसका एक मैप देख लेते हैं, चीजों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट मैप है, इसके अंदर जो ऑरेंज वाला एरिया दिया गया है वो राष्ट्रकूटों का है, जो ग्रीन वाला एरिया है वो गुज्जर प्रतिहार का है और पिंक एरिया पाल का है। इन तीनों के ही बीच में कन्नौज को लेकर जिसकी अवस्थिति यहाँ पर दी गई है इसको लेकर जो है लगातार युद्ध चलता रहता था, इसीलिए बीच का एरिया ट्रांजिशन में जो है दिखाया गया है, क्योंकि कभी पालों का जो है कब्जा हो जाता था, कभी राष्ट्रकूटों का कब्जा हो जाता था, कभी गुज्जर प्रतिहार का जो है कब्जा हो जाता था। बेसिकली तीनों ही राजवंश कन्नौज को लेकर आपस में भिड़ते रहे थे और यहाँ पर राष्ट्रकूटों के मैप की एक अवस्थिति देख लीजिए। दो इंपॉर्टेंट जो है सिटीज के नाम है, देखिए एक तो है कांचीपुरम यहाँ पर, इसके अलावा ये देखिए बादामी है और एक पटक्कडल है, ठीक है, मान्यखेता है। इन कुछ को ध्यान रखिएगा। ये देखिए एलोरा है यहाँ पर, इनको आपने कुछ लोकेशंस को ध्यान में रखना है। तो ये तो हमने समझा इस मैप के बारे में। अब जो है इसके जो शासक थे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं, जैसा कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है। दांती दुर्ग, तो इनका शासनकाल कब था? 733 से लेकर 756 तक, ठीक है। कृष्ण प्रथम ये 756 से लेकर कब तक रहे थे? 774 तक। और गोविंद द्वितीय, तो जो गोविंद द्वितीय थे ये 793 से लेकर रहे थे आपके 814 तक, और इस बीच के ड्यूरेशन में रहे थे ध्रुव जो कि रहे थे 780 से लेकर कब तक? 793 तक, ठीक है। तो ये एक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनी यात्री कौन सी यू की के लेखक थे? उनका नाम आपको बताना है और इनमें से किसने हर्षवर्धन को सुकोलतरा पतानाथा की उपाधि प्रदान की थी? देखिए थोड़ी सी टफ प्रोनाउंसिएशन होती है, अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तो देखिए जो चीनी यात्री ह्वेन सांग थे वो 629 से लेके 644 ईस्वी के बीच के दौरान जो है भारत में रहे थे। इन्होंने सी यू की जो है लिखी है, ये इनकी बुक का नाम है, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्वेन सांग। इसके बाद देखिए ये जो सकोलत राजपथानाता है ये उपाधि मैंने बड़ी अजीब सा प्रोनाउंशिएट किया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। ये उपाधि जो थी ये पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को दी थी, तो द्वितीय यहाँ पे सही होगा। तो जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो नाटक है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। तो 3 नाटक एक्चुअली लिखे गए थे और तीनों के ही नाम काफी फेमस है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन आपको करना है। बाण भट्ट जो है हर्ष चरित्र के लेखक थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मयूर जो है पार्वती पढ़ने के लेखक थे, तो गलत है क्योंकि पार्वती पढ़ने भी बाण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है, मयूर के द्वारा मयूरा षटक लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। फिर पूछा गया प्रख्यात व्याकरणविद जो भर्तृहरि थे वो वाक्पडिया के लेखक थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि सिर्फ बी ही गलत है, बाकी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। तो देखिए इसमें क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। क्या पूछा गया है, असीरगढ़ ताम्रपत्र शिलालेख के अनुसार उन्हें मोखरी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि जो असीरगढ़ का ताम्रपत्र लेख है वो किसको एक्चुअल या रियल फाउंडर मानता है मोखरी एम्पायर का, तो ईशान वर्मन 554 ईस्वी, इनको जो है इस ताम्रपत्र लेख के द्वारा मोखरी राजवंश जो कि गुप्ताओं के बाद आया था, और ये गुप्ताओं के वेसल के रूप में जो है पहले काम करते थे, लेकिन बाद में 6ठी शताब्दी में इन्होंने कन्नौज पर इंडिपेंडेंस अख्तियार कर ली थी। ठीक है, उनका जो है इनको संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। इन्हें इतिहास में हुणों का विरोध करने और हुणों को पराजित करने के लिए याद किया जाता है। देखिए हुण जो आक्रमण होते थे वो काफी विनाशकारी रहते थे और काफी सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स जो है हुणों के साथ लड़ी है, और जो मोखरी वंश के संस्थापक है ईशान वर्मन, बेसिकली उनको हुणों को पराजित करने के लिए याद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सही विकल्प आपको जो है बताना है। इनके सिक्के और मुहरों से पता चलता है कि वह एक विद्वान व्यक्ति, न्यायप्रिय शासक, एक बहादुर योद्धा और शिक्षा के संरक्षक थे। वो कौन थे, तो देखिए वो थे ईशान वर्मन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि इनको जो है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। किसको लगाना है, जो बादामी के पश्चिमी चालुक्य थे। देखिए चालुक्यों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये 3 इनके जो राजवंश थे उन्होंने रिलेट होते हुए भी इंडिपेंडेंट होके अलग अलग जगह पे रूल किया और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक तो हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं और फिर उन तीनों ही राजवंशों के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैप देखते हैं। तो ये देखिए जो चालुक्य राजवंश है उसका दिखाया हुआ है, इन्होंने 6ठी शताब्दी से लेके 12वीं सेंचुरी तक शासन किया था। ठीक है, जो अर्ली चालुक्य थे उनको बादामी के चालुक्य के नाम से जाना जाता था, जो बीच वाले थे उनको वेंगी के चालुक्य कहते थे, और जो पश्चिम में राजवंश था पश्चिमी चालुक्य, उन्होंने कल्याणी से क्योंकि रूल किया था तो उनको कल्याणी के चालुक्य भी कहते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जो ये वेंगी के चालुक्य हैं और ये जो वातापी के चालुक्य हैं बेसिकली, ठीक है, इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये तीनों ही राजवंश रिलेटेड तो थे, क्योंकि एक टाइम पे एक ने राज किया, फिर किसी वजह से वो दब गए और फिर अगेन जो है वो उभर कर सामने आए, लेकिन फिर भी क्या है ये इंडिपेंडेंट थे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले है विक्रमादित्य प्रथम। तो जो विक्रमादित्य प्रथम थे ये थे 655 से लेके 680। फिर है कीर्तिवर्मन प्रथम, ये आपके थे 566 से लेकर 598 तक। उसके बाद मंगलेश थे 598 से लेकर 609 तक। और पुलकेशिन प्रथम जो थे वो 35 है उससे लेकर 566 तक रहे थे। तो यहाँ से हमारा जो है आंसर निकल जाएगा वो हो जाएगा
ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गया जो वाक्य है उससे रिलेटेड आपको सही विकल्प का चयन करना है। एक शासक जिसे व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए जाना जाता है। देखिए, जब भी एक आप कहेंगे ना प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी की बात आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन्हीं में से कोई जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जो विजयादित्य हैं, ठीक है, इनको बेसिकली अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधियों के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर 59 क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शासक ने वातापी में राजधानी के साथ अपने राज्य की स्थापना की और किस शासक को राजा मल्ल की उपाधि जो है उन्होंने धारण की थी। जो पुलकेशिन प्रथम थे उन्होंने बादामी यानी कर्नाटक में अपनी जो है बेसिकली राजधानी की स्थापना की थी और इन्होंने वातापी के चालुक्य, जो कि मैंने आपको बताया था, या फिर बादामी के चालुक्य, इस राजवंश को एस्टैब्लिश किया था। जो विक्रमादित्य प्रथम है उनको राजमल, जिसको मल्लों या पल्लवों का सम्राट ये कहा जाता है, इसकी उपाधि ली थी। तो बेसिकली आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सेंटेंस दिया गया है, सही विकल्प बताना है। वो हर्षवर्धन के समकालीन थे, इनको दक्षिणापथीश्वर की उपाधि दी गई थी, यानी कि दक्षिण के पथ का जो स्वामी है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो जो पुलकेशिन द्वितीय है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने 610 से लेकर 642 तक राज किया था, इनको जो है इस उपाधि के नाम से जाना जाता है, दक्षिण के भगवान, दक्षिण के स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शासक वेंगी के पूर्वी चालुक्यों में से नहीं है। ठीक है, तो देखिए, एक तो थे बादामी के पश्चिमी चालुक्य, वो उसमें कौन थे, तो विजयादित्य जो है आपके प्रथम। ठीक है, उसके बाद जो वेंगी के पूर्वी चालुक्य थे, तो पूर्वी चालुक्यों में विजयादित्य द्वितीय 808 से लेके 847 तक, विजयादित्य तृतीय जो कि 848 से लेके 892 तक, और विजयादित्य चतुर्थ जो कि 922 से लेकर रहे थे करीब 6 महीने की अवधि के लिए। तो ये तीन जो है पूर्वी चालुक्य से रिलेटेड है, लेकिन जो विजयादित्य प्रथम है ये पश्चिमी जो है चालुक्य उनसे रिलेटेड है। अब देखिए, जब मैं पश्चिमी, पूर्वी, वेंगी, वातापी, कल्याणी बोलूंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक लता के चालुक्यों में से नहीं है। ठीक है, तो पूछा गया है कि फॉलोइंग रूलर इज नॉट अमंग द चालुक्य ऑफ लता। तो देखिए, जो लता के चालुक्य हैं वो थे निम्बार्क, बारप्पा और गोगी राजा, और जो वेंगी के पूर्वी चालुक्य थे वो थे भीम प्रथम। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति राजा का एक ताम्रपत्र लेख जो है खोजा गया, जिसमें उनके पूर्वजों के नाम गोगी राजा, बारप्पा और निम्बार्क बताए गए हैं। जो कीर्ति राजा का ये ताम्रपत्र है, ये कब जो है बेसिकली खोजा गया था और ये शिलालेख कहाँ खोजा गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, जो कीर्ति राजा हैं जिन्होंने 1010 से लेकर 1030 तक शासन किया था, इनका एक ताम्रपत्र लेख सूरत में खोजा गया था। ठीक है, इसमें इनके पूर्वजों के नाम जो है सूचीबद्ध है। तो जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि ऐसा माना जाता है कि भगवान सोमनाथ के लिए एक स्वर्ण छतरी इन्होंने बनवाई थी और एक मुफ्त भोजनालय, जिसको 17 भी कहते थे, स्थापित करवाया था। तो क्या नाम है उनका, तो जो कीर्ति राजा हैं, ठीक है, आई एम सॉरी, जो कि वत्स राजा हैं बेसिकली, उन्होंने जो है भगवान सोमनाथ के लिए एक स्वर्ण छतरी बनवाई थी। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65th वाला कि किससे संबंधित 1972 शक के 2 ताम्रपत्र शिलालेख खोजे गए हैं। इन शिलालेखों में किसका नाम जो है महामंडलेश्वर है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो त्रिलोचन पाल है, ठीक है, त्रिलोचन पाल से संबंधित 1972 शक के 2 ताम्रपत्र यानी कि 150 ईस्वी से लेके 151 तक, इसमें 2 ताम्रपत्र जो है खोजे गए हैं। इन अभिलेखों में उनका नाम क्या है, महामंडलेश्वर है।
ठीक है, तो एक खोजा गया है एक लहारा में और दूसरा खोजा गया है सूरत में। ठीक है, तो इनका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो त्रिलोचन पार यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें जो है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो नाम दिए गए हैं परमेश्वरम द्वितीय, नंदीवर्मन द्वितीय, दंतीवर्मन और अपराजित। तो जो परमेश्वरम द्वितीय है वो है 728 से लेकर 731 तक। उसके बाद जो नंदीवर्मन द्वितीय है वो 731 से लेकर रहे हैं 795 तक। उसके बाद दंतीवर्मन ये 795 से लेकर रहे हैं 846 तक। उसके बाद जो अपराजित रहे हैं वो 880 से लेकर रहे हैं 893 तक। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको महेंद्र वर्मन प्रथम जो है उनके बारे में गलत विकल्प जो है बताना है। ठीक है, तो देखिए कला के ये एक महान संरक्षक थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये स्वयं भी क्या है, कवि और संगीतकार थे। ठीक है, इन्होंने देखिए मत विलास प्रहसन लिखा है। ठीक है, तो ये भी बात ठीक है। इन्होंने देखिए महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का जो केव टेम्पल्स होते हैं उसका निर्माण शुरू करवाया था। शुरू में देखिए जैन थे, लेकिन बाद में अपार के प्रभाव से इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी पूरी संभावना है आगे भी पूछे जाने की। ठीक है, तो जो गलत विकल्प है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बाद में कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध नहीं शैव धर्म जो है अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसके सम्मान में महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो जो नरसिम्ह वर्मन प्रथम है, देखिए उनका एक दूसरा नाम था महामल्ला। ठीक है, तो उन्हीं के सम्मान में जो महाबलीपुरम है उसको मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि सही विकल्प का चयन करना है। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। अवनी सिंह मतलब होता है पृथ्वी का शेर, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम ने कांची में मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये भी बात ठीक है। फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय उन्होंने राज सिंह ने राज सिंहेश्वर, जिसको कैलाशनाथ भी कहते हैं, उस मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये भी बात ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैलाशनाथ का मंदिर है इसको राज सिंहेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था और उनको राज सिंहेश्वर नाम से जाना जाता है, तो उन्हीं के नाम पे कैलाशनाथ को फिर राज सिंहेश्वर मंदिर जो है कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संबंधित जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। इन्होंने पल्लवों को हराया था, इन्होंने पल्लव भंजन की उपाधि ग्रहण की थी और पांड्य साम्राज्य का जो है विस्तार किया था। वो कौन थे, राजसिम्हा। देखिए राजसिम्हा जो थे उनको जो है पल्लव भंजन यानी कि पल्लवों को तोड़ने वाला कहा जाता था, ये उपाधि उन्होंने ली थी। इन्होंने पांड्य साम्राज्य का विस्तार किया था और इन्होंने जो राज किया था वो किया था 735 से लेकर 765 तक, करीब जो है 30 साल। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राजसिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प बताना है। गुप्त और जो वाकाटक थे उनसे संबंधित। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ बताया गया है कि जैसे हमारे यहाँ स्टेट है ना, डिस्ट्रिक्ट ये कहा जाता है, तो जो गुप्त और वाकाटक थे उनमें जो है ये प्रांत, जिला, उपजिला, ये किस किस को कहा जाता था। तो देखिए भुक्ति जो है वो प्रांत को कहा जाता था, सबसे बड़ी यूनिट होती थी। उसके नीचे विषय जिला आते थे, जिनको संभालने वाले को विषयपति कहते थे। फिर जो उपजिला उसको बोलते थे विधि, और फिर जो है भुक्ति का जो प्रमुख होता था, ठीक है, यानी कि प्रांत का जो प्रमुख होता था, जो वायसराय होता था, उसको बोलते थे उपरिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है यही सही है, बाकी सब जो है गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प का चयन करना है गुप्त और वाकाटकों से संबंधित। यहाँ पे देखिए शब्दावली दी हुई है और उसका क्या अर्थ है ये दिया हुआ है। ठीक है, खिल देखिए एक अनाम भूमि होती थी, अनटाइटल लैंड जो है होता था। अपराहत जो है
कृषि योग्य बंजर भूमि होती थी, कल्टिवेबल वेस्टलैंड ये जो है होता था। अपरद जो है अस्थिर भूमि होती थी, अनसेटल्ड लैंड होती थी। ठीक है, उसके बाद जो वस्तु होती थी वो निवास स्थान की भूमि होती थी, यानी कि हैबिटेंट लैंड जो है होता था। तो जो आंसर नंबर सी है केवल ये सही मिलान है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो हूण वंश ये शुरुआत जो हुई थी बेसिकली सियालकोट से। वर्धन वंश तो थानेश्वर कन्नौज, ठीक है। पल्लव वंश तो कांचीपुरम से देखिए ये रूल करते थे। और राष्ट्रकूट मैंने आपको पहले भी बताया था मान्यखेत से रूल करते थे। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो निम्नलिखित हैं उसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। राजवंश दिए हुए हैं और उनके संस्थापक जो है दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है वो है कदम राजवंश। तो मयूर शर्मन जो है उनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। गंग राजवंश, तो गंग राजवंश को देखिए ब्रजहस्त पंजम इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। सीन राजवंश तो सामंत सेना के द्वारा, और कारकोट राजवंश तो दुर्लभ वर्धन के द्वारा। यही आपका राइट ऑप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से पुरातात्विक स्थल का उत्खनन जो है रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। देखिए रंगपुर का जो उत्खनन है वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। रोपड़ की बात की जाए तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। और लोथल अगेन रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन एग्जीक्यूशन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा प्रमुख हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं है। मैंने इसके आपको मैप भी दिखाया था एक बार। तो धोलावीरा तो रन ऑफ कच्छ में ही है। ठीक है, रंगपुर देखिए तो ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिले में है। और लोथल अगेन गुजरात के अहमदाबाद जिले में। तो रोपड़ आपका जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता में स्वर्ण को इंपोर्ट नहीं किया जाता था, और इनमें से किस एरिया से सभ्यता में बिटुमिन को इंपोर्ट नहीं किया जाता था। तो देखिए जो स्वर्ण है वो मंगवाया जाता था अफगानिस्तान से, ईरान से और दक्षिण भारत में कोलार से। और जो बिटुमिन है वो मंगाया जाता था बलूचिस्तान से और मेसोपोटामिया से। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि खेतड़ी से देखिए तांबा मंगाया जाता था। ठीक है, और ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सही विकल्प जो है आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में लापिस लाजुली का आयात खुरासान से किया जाता था। नेक्स्ट है जेड का आयात पामीर से किया जाता था, और फिरोजा का आयात अफगानिस्तान से किया जाता था। तो देखिए जो लापिस लाजुली पत्थर है इसका आयात अफगानिस्तान से किया जाता था। जेड का आयात पामीर से किया जाता था, ये बिल्कुल ठीक है। और जो फिरोजा है वो खुरासान से आयात किया जाता था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है सिर्फ यही जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत विकल्प बताना है इस बार। अशोक का रूपनाथ अभिलेख ये किनके द्वारा खोजा गया, तो कर्नल एलिस के द्वारा। फिर अशोक का रुमनदेई स्तंभ अभिलेख तो फ्योरूर के द्वारा। फिर अशोक का सारनाथ अभिलेख तो ऑरल स्टाइन के द्वारा। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यानी कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग को जीता था। मतलब ये कि जब अशोक के राज्य अभिषेक को हुए 8 साल हो गए थे और फिर उसने कलिंग को जीता था। ये इंफॉर्मेशन हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो देखिए जो 13वां अभिलेख था 13th नंबर का, वहां से ये हमें पता चलता है। और फिर ये कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ये कब कहाँ से पता चलता है, तो ये 5वें अभिलेख से पता चलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सही विकल्प आपको बताना है। मौर्यकालीन करों से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको दी हुई हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सी जो है सही है। तो जो पर्णय था वो एक आपातकालीन कर था, एक इमरजेंसी टैक्स था। फिर जो हिरण्य था ये एक नकद कर था यानी कि कैश टैक्स था। उसके बाद जो वर्तनी थी ये एक सड़क कर यानी कि रोड टैक्स था। और जो परिहीनक था ये एक ग्रेजियन टैक्स यानी कि चराई कर था। तो यही जो है डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इस बार आपको गलत विकल्प बताना है। इतिहासकार फेयरचाइल्ड ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए पारिस्थितिकी
की अशांति को जिम्मेदार ठहराया था। ठीक है, यानी कि जो इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस है उन्होंने बताया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इसकी वजह से जो है बेसिकली डिक्लाइन हुई। फिर जो इतिहासकार स्टीन है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कम बारिश को जो है जिम्मेदार ठहराया, और इतिहासकार डीपी अग्रवाल जो है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार ठहराया। तो देखिए जो प्राकृतिक आपदा नेचुरल कैलमिटीज थी, ये रीजन दिया था AR कैनेडी ने। अगर कम बारिश की बात की जाए तो स्टेन ने ही ये कहा था, और अगर इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस की बात की जाए तो ये फेयर चाइल्ड ने ही कहा था। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका गलत विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको सही विकल्प बताना है। एक पुरातात्विक स्थल में ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है, यानी कि ह्यूमंस के साथ डॉग्स को भी बरी किया गया है। ऐसी कौन सी साइट है ये आपको बताना है। तो देखिए रोपड़ से हमें ऐसी कब्रें मिलती हैं, तो ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके जैसे पुरातात्विक स्थलों से टेराकोटा के बने हल के मॉडल मिले हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपके प्लो होते हैं टेराकोटा से बने वो कहाँ से मिले हैं, तो देखिए बनावली और साथ में जो बहावलपुर है ये वहां से मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर सही विकल्प आपको बताना है। धोलावीरा से शवों वाले ताबूत मिले हैं, तो नहीं, ये जो शवों वाले ताबूत है ये हड़प्पा से मिले हैं। फिर लोथल से एक नर और मादा कंकाल का जोड़ा मिला है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से जो है आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो बताया गया है कि कौन से महाजनपद के पास जो है कौन था, तो कौशल महाजनपद जो है उसमें वहां पर थे प्रसेनजीत। ठीक है, वज्जी महाजनपद तो चेतक उसको जो है एक तरीके से वो करते थे। वत्स महाजनपद तो उदयन, और अवंती महाजनपद प्रगोत। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि वत्स महाजनपद उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सही विकल्प बताना है। तो गांधार महाजनपद कहाँ पे था, तक्षशिला में था, सही है। मत्स्य महाजनपद ये देखिए विराटनगर में था। कुरु महाजनपद ये इंद्रप्रस्थ में था, और चेती महाजनपद ये सोथिवती सिटी में था। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गलत विकल्प का चयन जो है इस बार करना है। तो क्षत्रियों का ब्राह्मणों पर प्रभुत्व हो गया, ऐसा कहाँ से पता चलता है, ये पता चलता है ऐत्रेय ब्राह्मण से। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है, सही है, पहला गलत। उसके बाद त्रिमूर्ति सिद्धांत ये कहाँ से पता चलता है, मैत्रेयनी उपनिषद से पता चलता है, ये भी सही है, तो ए गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि प्रजापति की जुड़वा बेटियों के रूप में सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो देखिए ये जो सभा और समिति है ये प्रजापति की जुड़वा बेटियों के रूप में अथर्व वेद में बताया गया है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वहां पर यह बताया गया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि कौन सा जो है सही विकल्प है। तो ऋग्वेदिक युग में प्रयुक्त जो प्रमुख शब्द है, तो विश किसको बोलते, तो देखिए विश का मतलब होता था वंश यानी कि क्लैन। ठीक है, उसके बाद श्रीनी ये किसको बोलते थे, ये द्रांति को बोलते थे, सिक्कल को। ठीक है, क्षेत्र किसको बोलते थे, ये जुते हुए खेत यानी कि कल्टीवेटेड खेत को बोलते थे, और घृत जो है मक्खन यानी कि बटर को बोलते थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवी को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का श्रेय दिया गया है, और किस उपदेवताओं को समझौतों और विवाह के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जो सावित्री है यानी कि सौर देवी, उनको ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का श्रेय दिया गया है। इसके अलावा जो एक उप देवता थे विश्व देवता, जिनको मध्यस्थ देवता भी कहते थे, और एक आर्यमन जिन्हें समझौतों और विवाह के संरक्षक के रूप में जो है जाना जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सावित्री हो जाएगा। ठीक है, तो विश्वदेव मध्यस्थता के देवता, और जो आर्यमन थे वो समझौतों और विवाह के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी शाखा अथर्ववेद की शाखा नहीं है और कौन सी शाखा जो है वो सामवेद की शाखा नहीं है। तो देखिए अथर्ववेद की शाखाओं के नाम है शौनक और पेप्लालाद, वहीं सामवेद की शाखाओं के नाम है कौतुक, जमिनीय और राणायनीय। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, गलत विकल्प आपको बताना है सूत पिटक से संबंधित। देखिए बौद्ध धर्म में 3 पिटक बेहद महत्वपूर्ण है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीनों को ध्यान रखिएगा। देखिए सूत पिटक 5 निकायों से मिलकर बना था, है ना। उन 5 निकायों के क्या क्या नाम थे, पहला था दीर्घ निकाय यानी कि लंबे प्रवचनों का संग्रह, एक मध्यम निकाय मध्यम लंबाई के प्रवचनों का संग्रह, एक था संयुक्त निकाय आत्मीय उक्तियों का संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ किंडर्ड सेइंग, फिर एक था अंगुत्तर निकाय, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या था, संख्या के अनुसार क्रम में रखे प्रवचनों का संग्रह, फिर एक कुद्दक निकाय, ये एक छोटा संग्रह, इनके स्मॉलर कलेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा सही आंसर निकल जाता है वो निकल जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, गलत विकल्प पूछा है। फिर पूछा गया है किसमें निकायों की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो देखिए सूत पिटक, इसमें 5 निकाय या 5 पुस्तक थी, विनय पिटक इसमें भी 5 निकाय थे, अभिधम्म पिटक के अंदर 7 निकाय थे और खुद्दक निकाय जो है उसके अंदर 15 निकाय या पुस्तक थी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा खुद्दक निकाय। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या पूछा गया है, इस सभा में बुद्ध की शिक्षाएं 3 टोकरियों में विभाजित हो गई, 3 बास्केट्स में, उपदेश, अनुशासन और उच्च ज्ञान। तो वो कौन सी सभा थी, तो देखिए जो प्रथम बौद्ध संगति थी जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, वहां पर सारे बुद्ध की टीचिंग्स को 3 बास्केट्स में जो है डिफाइन कर दिया था। ठीक है, बास्केट्स यानी कि पिटक, उपदेश, अनुशासन, उच्च ज्ञान। तो देखिए अनुशासन था आपका कहाँ पे, विनय पिटक में। ठीक है, उसके बाद जो आपका अभिधम्म पिटक था उसमें उच्च ज्ञान दिया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, सूत पिटक यानी कि आपके उपदेश। उसके बाद 96 क्वेश्चन पे आ जाइए कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था, जो सभागामी थे वो किस बौद्ध संगति के जो है अध्यक्ष थे। देखिए बौद्ध संगतियों से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे सभागामी। ठीक है, फर्स्ट के कौन थे, तो फर्स्ट कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वासुमित्र थे। और तृतीय बौद्ध संगति कौन, तो ये पाटलिपुत्र में थी। देखिए प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई, कौन इसके अध्यक्ष थे, महाकश्यप थे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो सभागामी थे। ठीक है, उसके बाद जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वासुमित्र थे। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ से जो आपका सही आंसर हो जाएगा 96 का, ये हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र और द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, सही विकल्प का चयन करना है। क्या कीजिएगा, संगतियों को पढ़ने के लिए एक टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, जिसको 4 संगतियों में बांटकर कहाँ पर हुई थी और कौन इसके अध्यक्ष थे ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये जो है आपको याद करने में आसानी होगी। हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है उस पे जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट पिक्चर शेयर की जाती है, वहां पर भी जो है बौद्ध संगतियां, जैन संगतियां और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड पिक्चर्स जो है शेयर किए जाते हैं, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, वो कम्प्लीटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन करें। यह 5वीं शताब्दी के महान पाली विद्वान थे, इनकी सर्वश्रेष्ठ ज्ञात रचना जो है वो विशुद्धि मग्ग है। तो कौन थे वो, तो देखिए 97 क्वेश्चन ये आ गया है हमारा। तो जो बुद्ध घोष थे वो 5वीं सदी के महान पाली विद्वान थे। पाली देखिए जो बुद्ध बेसिकली ज्ञान होते थे, बुद्ध टीचिंग्स होती थी वो पाली भाषा में दी जाती थी, आम जनों की एक लैंग्वेज थी और ये इसी भाषा के विद्वान थे। इन्हीं की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसको कहा जाता है विशुद्धि मग्ग। इसका मतलब होता है शुद्धिकरण का मार्ग, यानी कि द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन।
98 क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया और दरदीगंज निम्नलिखित में किससे किस जैन परिषद के जो है अध्यक्ष थे। देखिए प्रथम जैन संगति आयोजित हुई पाटलिपुत्र में, द्वितीय कहाँ पे, वल्लभी गुजरात में, और द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष थे दरदीगंज। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। वाकाटक राजवंश की नंदीवर्धन शाखा और उपशाखा से संबंधित कुछ रूलर जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो रुद्रसेन प्रथम ये है आपके 340 से लेकर 365 तक। पृथ्वीसेन प्रथम ये होंगे 365 से लेकर 390 तक। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय 395 से लेकर 440 तक, और नरेंद्र सेन तो 440 से लेकर 460 तक। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, अब हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो देखिए यहाँ पर जो है कांटेक्ट डिटेल्स सभी दी गई हैं, व्हाट्सएप डिटेल्स है, ज्ञान सर का भी नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप उनको भी व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको बिहार की पीसीएस परीक्षा, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, सब कुछ हमारी तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख की खोज सबसे पहले की गई थी। तो देखिए जो बाबर और नागार्जुनी गुफा अभिलेख है ये खोजा गया था 1785 में। जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है ये खोजा गया था आपका 1834 में। उसके बाद जो भारबू अभिलेख है ये 1840 में खोजा गया था, और रामपुरवा का अभिलेख 1872 में खोजा गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर हो जाता है, इसी की सबसे पहले खोज की गई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है व्हाट्सएप की कांटेक्ट डिटेल्स दी गई है, आप जो है कॉल करके पता कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, और ज्ञान सर का नंबर भी यहाँ पर दिया गया, उनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नए टेस्ट पेपर डिस्कशन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ।